हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी पीवाईक्यू पल्स सीरीज की एक और वीडियो। सो ये वीडियो होने वाली है क्लास 12th के बच्चों के लिए, जिसमें हम सब्जेक्ट देखने वाले हैं पोल साइंस, जिसका कोड है 317 सो ये वीडियो जो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोल साइंस का पेपर। मैं ना सिर्फ यहाँ पर आपको पेपर बताने वाली हूँ, बल्कि उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर तो हम डिस्कस करेंगे ही, वो तो मस्ट है, बट उसके अलावा हम एक्स्ट्रा चीज़ें जानेंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। आपको जो पेपर मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें कि आपके 54 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो पेपर है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट्स में बटा हुआ है। तो सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में 19 क्वेश्चन है। और यहाँ पर इस वीडियो में क्योंकि मैं आपको अच्छे से सभी चीज़ों को समझाने वाली हूँ क्वेश्चन के साथ। देखो, जो एमसीक्यू होते हैं ना, उसमें आपके बहुत से ऐसे क्वेश्चन, मतलब बहुत से क्वेश्चन होते हैं जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती है, तो वो बताने में थोड़ा टाइम जाएगा, एक्चुअली ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन ए में भी इस वीडियो में सिर्फ कंप्लीट हो पाए, सेक्शन बी के लिए पार्ट 2 बने, बट मैं कोशिश करूँगी दोनों एक में बन जाए। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम हुआ तो दोनों की अलग पार्ट्स बन जाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप ये पहले पार्ट ये वाला देख रहे हो तो पार्ट 2 ज़रूर देख लेना इसके बाद। ठीक है, सो यहाँ पर आपको रोल नंबर दिखेगा, जो आपको भरना है अपना। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान 317 इसका कोड है, ये कोड नंबर वगैरह वगैरह जो आपको दिखता है। नीचे आपके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आप पढ़ लेंगे। और उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मेनली देखो, तो जो हमारा सेक्शन ए है ना, उसमें भी आपको ऑप्शनल मॉड्यूल मिलने वाले हैं 7A और 7B। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करने होता है, पर मैं यहाँ पर दोनों करवाने वाली हूँ, पर आपको जो पेपर मिलेगा उसमें आपको एक करना है। ठीक है, तो 100 नंबर का ये पूरा पेपर है और 3 घंटे का पेपर रहेगा। और यहाँ पर आपका जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता दूं कि जो सारे क्वेश्चन आपको आंसर बुक में लिखने हैं, और इसके अलावा आपको जो बेसिकली आंसर लिखना, क्वेश्चंस बताने बैठना। ठीक है, तो आपका जो पेपर होगा वो 2:15 से 2:30 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 2:30 से स्टार्ट होगा, लेकिन 2:15 पर आपको ये क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया जाएगा। उस समय पे आपके पास आंसर शीट नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन पेपर होगा। तो 15 मिनट का जो टाइम होगा वो आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर और समझने के लिए। ठीक है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा और पीक टाइम होता है, तो इसको मतलब गवाना नहीं। ठीक है, तो जल्दी अपने सेंटर पर पहुंच जाना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ से हम अपने क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। सेक्शन ए खंड क। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद डैश, मतलब इनमें से किससे जुड़ी हुई है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए क्या है, तभी आप इनमें से आंसर बता पाओगे, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जो कि एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, यानी कि जो निजी कंपनियां होती हैं उनके द्वारा ये जो है हैंडल की जाती है। कैपिटल आपको पता होगा, कैपिटल का मतलब होता है पैसा लगाना। ठीक है, जो पैसा जिस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, ऐसी अर्थव्यवस्था। तो ये किससे जुड़ी हुई है, क्या ये मार्क्सवाद से, मार्क्सिज्म से जुड़ी हुई है, सोशलिज्म से, कम्युनिज्म से, या फिर लिबरलिज्म से। तो पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर होगा उदारवाद यानी कि डी। ठीक है, लिबरलिज्म। अब ये लिबरलिज्म इसका आंसर क्यों हुआ, देखो, लिबरलिज्म जब आपके ऊपर ऐसी व्यवस्था है जहां पर गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं, मतलब वो ऊपर ऊपर से देखती तो है लेकिन वो आपके काम में टांग नहीं अड़ा सकती कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, तो वहां पर आपको आजादी मिलती है, और लिबरलिज्म भी वही है कि जहां पर आपको इंडिविजुअल फ्रीडम मिले। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम
फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी कि हम प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का फ्रीडम मिले, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की फ्रीडम, प्रॉफिट जो आपका है वो सारा आप में ही बटेगा। मान लो आपके 5 पार्टनर है, ठीक है, या 5 पार्टनर है, एक कंपनी में आपने पैसा लगाया है, तो जितना भी प्रॉफिट आया वो आप पांचों में बटेगा। गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स के रूप में जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट का बाकी हिस्सा कोई नहीं बनता है, ठीक है। तो प्रॉफिट मोटिव भी आपका रहेगा खुद का। और इसके अलावा मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहता है, यानी कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है, सरकार का जो एक तरीके से दखल देना है वो बहुत कम रहता है, एज इन टैक्स के रूप में लगा लो, ठीक है, या फिर कुछ अगर पास करवाना तो उसके रूप में लगा लो, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया लिबरलिज्म क्यों है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पूंजीवाद चलता है। पूंजीवाद यानी कि निजी हम अपना पैसा लगाते हैं, प्राइवेट अपना पैसा लगा रहे हैं, और वो जो पैसा है वो सब हम सब में ही उसका प्रॉफिट बटेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आज़ादी रहती है, लिबरलिज्म रहती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सारे गलत क्यों है, सोशलिज्म इसमें गलत क्यों है। पहले मार्क्सिज्म पता लगा लेते हैं। मार्क्सिज्म क्यों गलत है, क्योंकि मार्क्सिज्म तो खुद क्रिटिसाइज करता है कैपिटलिज्म को, यानी ये क्या कहता है कि कैपिटलिज्म होना ही नहीं चाहिए। अगर होना ही नहीं चाहिए तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इससे कैसे जुड़ी हुई, नहीं जुड़ेगी, राइट। सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में हम कहते हैं कि सभी को स्टेट ओनरशिप मिले, सभी को स्टेट ओनरशिप मिले, या फिर सभी के साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब सोशली जो है काम हो सारा, ठीक है, प्राइवेट किसी एक उसमें ना जाए हाथों में, बल्कि सोशलिस्ट तरीके से काम हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी समान वितरण हो सभी में। कम्युनिज्म की बात करें तो कम्युनिज्म में ये बोला जाता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब कॉमनली ओन्ड है, यानी प्रॉपर्टी जो है जितनी भी है वो कॉमनली ओन्ड है, यानी कि सबकी है प्रॉपर्टी। लेकिन कैपिटलिस्ट में तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये तीनों आपके गलत है और डी आंसर आपका सही है। ये मैं मिटा दूं क्या, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, इसलिए, ठीक है, बस जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसको रहने देते हैं, इतना रहने देते हैं, सो दैट आपके पास जब नोट्स जाएंगे ना, हाँ, नोट्स के लिए मैं बता दूं, नोट्स के लिए आपको जो है टीएच क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहाँ पर आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स इन द सेंस कि आपको ये जो पेपर है वो मिल जाएगा, और जो आपको मैं अभी पीडीएफ वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल इज अ प्रिंसिपल रिलेटेड टू व्हाट, यानी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वर्ग संघर्ष या जो क्लास स्ट्रगल है वो हमें मार्क्सिज्म में देखने को मिलता है, मार्क्सवाद में देखने को मिलता है। कैपिटलिज्म में भी ये नहीं है, गांधीज्म में तो बिल्कुल, गांधीवाद में तो क्या है कि सबको एक समान लेके चलना है, वहां पर कोई वर्ग संघर्ष नहीं है। उदारवाद में भी ऐसा नहीं होता, मार्क्सिज्म में होता है। अब अगर मैं मार्क्सिज्म के बारे में बात करूं तो मार्क्सवाद जो है ये है एक लड़ाई किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, रिच और पुअर के बीच में, यानी कि जो अमीर और गरीब है ना उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है मार्क्सवाद में। जो अमीर है वो गरीबों को दबाने के बारे में सोचते हैं मार्क्सवाद में, ठीक है। और अगर हम इनके नाम के बारे में सोचें, बताऊं मैं आपको, तो मार्क्सिज्म में दो तरीके की क्लास होती हैं, दो तरीके के पार्ट्स में ये डिवाइड है। पहला जो एक पार्ट है या टाइप है इसका, उसको हम बोलते हैं बर्जियोइज, ठीक है। इसकी ये स्पेलिंग है BOURGEOISIE, ठीक है, जो कि कैपिटलिस्ट है, यानी ये पूंजीवादी है, यानी जो पैसा लगा रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, जो अमीर है। और सेकंड जो गरीब हैं, जो कि वर्कर हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रोलेटरिएट। ये देख लो, ठीक है, ये कौन होते हैं, ये वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादियों के लिए, ठीक है। पूंजीवादी कौन होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, ठीक है, मतलब जो आप व्यापारी सोच लो, ठीक है,
या जिनकी जो कंपनियां होती थी, और वर्कर्स जो होते हैं वो प्रोलेटरिएट, जो कि मार्क्सिज्म में सेकंड टाइप होती है, और वो बेसिकली गरीब होते हैं, ठीक है, जो इनके लिए काम करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्ड दैट एंड्स एंड मीन्स आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी निम्नलिखित में से किसका विश्वास था कि साध्य और साधन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मैं हर साल आपको पेपर सॉल्व करवाती हूँ, हर साल मुझे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि साध्य और साधन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एंड्स एंड मीन्स आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो ये जो है, ये बात बोली थी आपकी महात्मा गांधी ने, ठीक है। इसका आंसर सी महात्मा गांधी है। कार्ल मार्क्स नहीं है, लास्की नहीं है, मैकियावेली नहीं है। मैकियावेली ने तो बल्कि इसका उल्टा कहा था, ठीक है। मैकियावेली की बात करें तो इसका उल्टा कहा था। मैकियावेली ने कहा था कि मीन्स जो होते हैं ना, मतलब जो हमारे साधन होते हैं वो ही हमें साध्य तक लेकर जाते हैं, तो इसने बिल्कुल उल्टा कहा था। अब देखो, गांधी जी ने ये जो बात कही है, इसका मतलब क्या है। एंड्स जो है, अगर हमारे पास प्योर एंड्स है ना, प्योर एंड्स का मतलब होता है अगर हमारे पास अच्छा काम करने के लिए मान लीजिए अच्छा मोटिव है आपका कुछ काम करने का, प्योर एंड्स है आपके, तो ये कभी भी इम्प्योर मीन्स से आपके पूरे नहीं होंगे। इम्प्योर मीन्स से आपके पूरे नहीं होंगे। अगर इम्प्योर मीन्स से पूरे हो भी गए तो इसके हमेशा ही कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई इसके साइड इफेक्ट आपको मिलेंगे। मतलब अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आपका तरीका गलत है, तो कभी भी वो चीज आपके लिए अच्छाई बनकर नहीं आएगी। बेसिकली ये कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ लेते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द गवर्नमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सरकार के बारे में गलत लिखा है। अब आप हमेशा ये ध्यान रख लेना, जहां पर भी आपको ये वाले क्वेश्चन मिल जाए ना, तो गलत पूछा है या सही पूछा है। तो यहाँ पर आपसे गलत पूछा है। इट इज एन एलिमेंट ऑफ स्टेट, कि ये राज्य का एक तत्व होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट जो है वो राज्य का एक तत्व होता है। इसके अलावा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, ये कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है कि ये जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, तो बेसिक आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हो कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो कानून बनाती है। इट गेट्स इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसको अपनी शक्तियां जो है संविधान से मिलती हैं, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है यही होगा, तो डी आंसर इसका गलत है। इट इज परमानेंट, कि ये स्थायी होती है। क्या सरकार कभी स्थायी हो सकती है? नहीं, सरकार कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने देखा, पहले कांग्रेस सरकार थी, पहले कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद जो है दोबारा 2014 से बीजेपी की सरकार आ गई। तो क्या कांग्रेस सरकार स्थायी बनी? नहीं, स्थायी नहीं बन सकती कभी भी, ठीक है। तो बीजेपी की सरकार आई, बीच में भी फिर बीजेपी की सरकार थी, है ना। अब कई सालों से 15 साल लगभग हो गए हैं, मतलब ये आपका 15वां साल, 15वां तो नहीं, मतलब तीसरी बार जो है बीजेपी की सरकार चल रही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता है कि क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा लास्ट, ठीक है। ये वाला ये मिटा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि दो दो आंसर कैसे हैं। तो डी एस का आंसर है, ठीक है। डी, इट इज परमानेंट, ये गलत है। अगर यहाँ लिखा होता इट इज नॉट परमानेंट, तो ये सही होता कि सरकार स्थायी नहीं होती है, ठीक है, तो ये सही नहीं होता, लेकिन अभी ये गलत है। अब अच्छा, इसी में ना मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी, कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है इसी में। बात आई है तो देखो, अभी हमने राज्य के बारे में, राज्य के कुछ तत्व होते हैं, तो स्टेट एलिमेंट्स होते हैं कुछ, जिसको आप बोलते हैं राज्य के तत्व। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आ जाता है पेपर में आपके। तो राज्य के कौन कौन से तत्व हैं ये आप देख लो। पहला, राज्य के ना 4 तत्व होते हैं, ठीक है। राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला तत्व क्या है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। एक राज्य जो है उसकी जनसंख्या से भी तो बनता है ना, कि एक मान लो आपने बोला उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश आप कैसे बता सकते हो? उसकी जनसंख्या के आधार पर आप बोलोगे ना कि वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसके अलावा टेरिटरी, कि उसका कितना क्षेत्रफल है, उसका कितना क्षेत्रफल है, ठीक है।
उसके अलावा थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो तत्व होता है वो होता है गवर्नमेंट, यानी सरकार, तीसरा तत्व। और जो सबसे लास्ट चौथा तत्व होता है वो होता है सोवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता। कि जो सरकार, सोवरेनिटी का मतलब होता है जो सरकार है वहाँ की या फिर जो लोग हैं वो अपने ऊपर अपना शासन खुद करते हैं, कोई दूसरा उनके ऊपर मतलब जैसे बिहार की सरकार है तो बिहार जो है, बिहार का क्षेत्रफल जितना भी है उस पर बिहार की सरकार शासन करेगी, उत्तर प्रदेश की नहीं करेगी। तो उनके खुद की संप्रभुता है, ठीक है, किसी दूसरे के उन पर संप्रभुता नहीं है, ठीक है। तो ये आपके स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब यहीं से हमारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट जो होती है वो होती है एजेंसी ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट जो होती है वो क्या होती है? एजेंसी ऑफ द स्टेट, यानी किसी भी राज्य की गवर्नमेंट एक एजेंसी होती है, ठीक है। ये क्या करती है? ये बनाती है और इन्फोर्स करती है लॉज को, मेक्स एंड इन्फोर्सेस लॉज। तो गवर्नमेंट क्या करती है? कानून बनाती है और उसको लागू करती है, ठीक है। इसके अलावा इसका क्या काम करता है? क्या करती है ये? एडमिनिस्ट्रेट्स जस्टिस, यानी कि न्याय को एडमिनिस्टर करती है, न्याय को परखती है कि सबको समान न्याय मिल रहे हैं या नहीं। और इसके अलावा ये तीसरा काम जो है ये करती है, वो करती है प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन, यानी कि सभी को समान अधिकार मिल रहा है या नहीं। तो ये जो है ये होता है गवर्नमेंट का काम, इसीलिए ये एजेंसी होती है गवर्नमेंट जो है स्टेट की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा जो मौलिक अधिकार है वो अब हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो अब इसमें शामिल नहीं है मौलिक अधिकारों की लिस्ट में? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो मैं तो आपको आंसर बता ही रही हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा वीडियो पॉज करा करिए, ठीक है। उसके बाद खुद से गैस करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। देखो जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, वो पहले आपके आर्टिकल में आता था। कौन से आर्टिकल में आता था? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, ठीक है, इसमें ये आता था। और ये आर्टिकल 31 में भी आता था। तो ये 2 आर्टिकल्स में आता था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। पहले ये एक मौलिक अधिकार था, पहले ये एक मौलिक अधिकार था कि सबके पास संपत्ति होनी चाहिए, कोई भी ऐसा ना हो कि उसके पास संपत्ति ना हो, ठीक है। लेकिन ये जो है ये एक तरीके से सही नहीं था, है ना, कि मतलब सरकार किस किस को फिर संपत्ति देगी, है ना। तो इसीलिए ये जो मौलिक अधिकार है ये आपका हटा दिया गया था। और ये जो अधिकार है ये फिर उसके बाद लीगल राइट बन गया था, मतलब एक संवैधानिक अधिकार बन गया था कि अगर आपकी कोई संपत्ति हड़प रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए, लेकिन ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि आपको संपत्ति जो है वो दी जाएगी, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन की, और हाँ, ये लीगल राइट कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? ये जो संपत्ति का अधिकार है, लीगल राइट, ये आता है आर्टिकल 300A, जो पार्ट 12 है आपका, उसमें जो संविधान का पार्ट भाग 12वां है उसके अंदर 300A लीगल राइट के तौर पे राइट टू प्रॉपर्टी आपको आज भी मिल जाता है। लेकिन ये एक लीगल राइट हो गया है कि आप कोर्ट में जाके लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे अगर हम राइट टू एजुकेशन, ये अगर इसकी बात करें, शिक्षा का अधिकार, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। अगर कोई आपका इसका खंडन कर रहा है ना, मौलिक अधिकार अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, तो आप इसके खिलाफ पे कुछ ना, मतलब अगर आप सरकार
HR को बोलोगे ना तो आपको लड़ाई लड़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधा उस इंसान को जो है जेल में डाल देंगे, ठीक है, और आपको ये अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, संपत्ति के अधिकार में आपको केस लड़ना पड़ेगा, फिर अगर आप जीतते हो तो आपको वो संपत्ति मिलेगी। राइट टू एजुकेशन की बात करें तो आप बताओ कि ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो ये आपका आता है 21A आर्टिकल के अंडर। पहले ये नहीं था, ये आपका जो है 86th अमेंडमेंट एक्ट जो है, यानी कि 86वां संशोधन, इसमें आपका 86वां संशोधन अधिनियम 2002, इसके अंतर्गत आपका ये जो शिक्षा का अधिकार है वो जोड़ा गया था, ठीक है। अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम की तो ये आपका आता है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, ठीक है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें तो ये आपका आता है 25 से लेकर 28वें आर्टिकल तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रीडम्स हैव बीन गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द राइट टू फ्रीडम, यानी कि जो आपका भारतीय संविधान है उसमें कितनी स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है, तो इसका आंसर देख लो 6 होगा। 6 जो तरीके की स्वतंत्रताएं हैं वो हमें मिली हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी हैं। तो ये आपकी 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। सबसे पहली है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप कोई भी स्पीच दे सकते हो, किसी भी तरीके का आप एक्सप्रेशन दे सकते हो, अभिव्यक्ति दे सकते हो, विचार रख सकते हो। उसके अलावा शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता आपके पास है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, पर आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से आप कहीं भी सभा कर सकते हैं। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, कि आप किसी भी तरीके के संघ या संगठन बना सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का उसके ऊपर वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप संघ बना रहे हो आतंकवादी, तो वो गलत है, ठीक है। भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है आपके पास, फ्रीडम टू मूव फ्रीली विदाउट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी भाग में निवास और बसने की स्वतंत्रता, यानी आप भारत में, पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी सेटल भी हो सकते हैं, बस भी सकते हैं। किसी भी पेशे को अपनाने, व्यवसाय, व्यापार या उद्योग करने की स्वतंत्रता आपके पास है, कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी आप प्रोफेशन अपना सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन को कैरी कर सकते हो, और कोई भी ट्रेड या बिजनेस आप कर सकते हो। तो ये 6 तरीके की स्वतंत्रताएं आपके पास है, इनको आप याद कर लीजिएगा। आंसर आपका 6th हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि जो आपके भारतीय संविधान है उसमें शक्तियों के विभाजन के लिए दर्ज समवर्ती सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है। तो समवर्ती सूची जो है शक्तियों को विभाजित करती है, इसमें कितने विषय आते हैं, तो आंसर देख लो इसका 47, जो प्रीवियसली इसमें विषय थे, मतलब जब ये हमारा बना था कॉन्स्टिट्यूशन उस समय पे आपके ओरिजिनली 47 थे, लेकिन अगर अभी की बात करें तो 52 विषय इसमें है, सब्जेक्ट इसमें है, ठीक है। अब आप देख लो एक बार, एक मिनट, यस, हियर इट इज। तो संविधान के भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वां अनुसूची, जो आपका 7th शेड्यूल है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि आपका जो 7th शेड्यूल है ना, उसमें आपका ये बेसिकली लिखा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का किस तरीके से बंटवारा करना है, ठीक है। और यहाँ पर 3 सूचियां आपको देखने को मिलती है। पहली है केंद्र सूची, जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और तीसरी है समानवर्ती या समावर्ती सूची, जिसको हम कॉन्करेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे यही कॉन्करेंट पूछी थी, पहले जो इसमें विषय थे वो थे 47 और अब इसमें 52 विषय हैं, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर हम केंद्र सूची की बात करें, जिन विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि आपका कौन कौन से, जैसे विदेशी मामले हो गए, ठीक है, विदेशी मामले, इसके अलावा बैंकिंग और आपका समाचार, ये सारे विषय जो हैं आपके, ये सभी विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तो ये सब आपका आता है केंद्र सूची में। 97 इसमें ओरिजिनली थे और अब इसमें 100 सब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है।
अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो जिसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, जिसमें पहले 66 थे, अब इसमें से 5 जो विषय हैं वो हटा दिए गए हैं, तो 61 विषय इसमें रह गए हैं। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? इसमें आपके आते हैं जैसे कि आप ये लगा लो, तो आपका आ जाएगा इसमें, देखो पुलिस, ठीक है, हम यहाँ पर स्टेट लिस्ट की बात करें, पुलिस, इसके अलावा प्रिजन, जेल, क्योंकि हर एक राज्य सरकार की अलग अलग पुलिस होती है, तो उसके ऊपर कानून सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है। जैसे दिल्ली पुलिस के ऊपर दिल्ली की सरकार बनाएगी कानून, ठीक है, यूपी पुलिस के ऊपर यूपी की, बिहार पुलिस है तो बिहार की, इस तरीके से। वहाँ की जेल भी अलग अलग होती है, तो प्रिजन जो जेल है उनके लिए भी कानून जो बनाने का काम है वो राज्य सरकार का होता है। वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे पंचायत वगैरह हो गई, ठीक है, जो आपकी एमसीडी वगैरह होती हैं, ये सब, ठीक है, तो ये सब पे भी राज्य सरकार कानून बनाएगी। अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो इसमें पहले 47 थे और अब 52 हो गए हैं। इसमें सब्जेक्ट आते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसके अलावा मैरिज, शादी, डाइवोर्स, क्योंकि डाइवोर्स एक केंद्र में, एक या तो केंद्र में या सरकार राज्य में ऐसा तो नहीं है, डाइवोर्स तो हर जगह होते हैं, शादी हर जगह होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हर जगह पहुंचानी है। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। कई बार 3 सब्जेक्ट आपका पूछ लेता है, कोई भी 3 सब्जेक्ट बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। लेट्स move to the next question. Eighth question है, who among the following presides over the session of राज्य सभा, यानी राज्य सभा की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन कर सकता है, कौन करता है? तो राज्य सभा की अध्यक्षता जो है वो आपका करता है द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इसके बारे में भी थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली बता देती हूँ। देखो, जो राज्यसभा होती है जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, यानी सभी जो राज्य हैं उनकी सभा, ये अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, और इसके जो सेशन होते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा सॉरी प्रेसिडेंट बोल दिया था क्या मैंने, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। इसकी जो अध्यक्षता होती है वो वाइस प्रेसिडेंट के पास होती है, उपराष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। और जो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है राज्यसभा का। अगर हम देखें तो चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन का जो पद होता है वो किस तरीके से होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ये मीटिंग कंडक्ट करते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, और ये भी देखते हैं कि जो सदन है उसमें अच्छे तरीके से स्मूथ काम हो रहा है या नहीं। वो वोट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर कोई सिर्फ एक केस में कि अगर कहीं पे टाई हो रहा है, मतलब इस तरफ के लोग भी उतनी वोट दे रहे हैं जितनी यहाँ के लोग दे रहे हैं, मतलब टाई हो रहा है दो लोगों के बीच में, तो उनकी वोट डिसाइड करती है रिजल्ट। तो उपराष्ट्रपति यानी अगर यहाँ के लोगों को, यहाँ के इसको वोट दे देगा, तो इसका मतलब यहाँ के वो लोग जो हैं वो जीतते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन, उपाध्यक्ष की बात करें तो इन द एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अगर किसी कारण से उपराष्ट्रपति नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है, जो राज्यसभा मेंबर के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, वो जो है वो सेशन को देखता है, ठीक है। और इसके अलावा जो स्पीकर होता है, देखो लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा जो लोअर हाउस होता है, अपर हाउस आपको पता चल गया, जो ऊपरी जो सदन होता है वो होता है राज्यसभा, और जो निचला सदन होता है जिसको हम लोकसभा भी बोलते हैं, इसको जो है इसकी अध्यक्षता स्पीकर के पास होती है, जो स्पीकर होता है लोकसभा का। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, अपर हाउस की। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, उपराष्ट्रपति इसका आंसर होगा। What can be the maximum number of members of the लोकसभा, आपसे पूछा गया है लोकसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। इसका आंसर करने से पहले आपको एक यहाँ पर मैं इसके बारे में कुछ चीजें बता देती हूँ। जो लोकसभा होती है वो लोअर हाउस होती है पार्लियामेंट का, अभी हमने देखा। राज्यसभा जो होती है वो होती है अपर हाउस, ठीक है, और जो लोकसभा होती है वो होती है लोअर हाउस। इसकी मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 में दी गई है 545 मेंबर्स, ठीक है।
अगर हम करंटली देखें तो इसमें 530 जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 20 मेंबर्स होते हैं यूनियन टेरिटरी से, यूटी से, ठीक है, और 2 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। मतलब बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो वैसे तो इसमें होते हैं 543 मेंबर्स, लेकिन जो 2 नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनको भी अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 545 मेंबर्स इसमें बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा वो आपका बेसिकली मैक्सिमम मेंबर्स की बात की गई है, तो अधिकतम सदस्य जो है वो इसमें 545 होते हैं, 545 इसका आंसर होगा। अगर मैक्सिमम ना हो, सिर्फ ये पूछे व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा या ऑफ द लोकसभा, तो फिर इसका आंसर 543 बनेगा। ठीक है, आपको समझ आ गया। 543 जो होते हैं वो होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जिनको चुना गया है, और जो 2 मेंबर और प्लस होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, जिसको जो है प्रेसिडेंट जो है वो जो आपका होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, वो नॉमिनेट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द डैश, यानी कि किसके अप्रूवल के बाद जो लोकसभा में मनी बिल होता है वो प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है लोकसभा में। वित्त विधेयक मनी बिल को किसकी अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको ये एक बार मनी बिल के बारे में समझा देती हूँ। जो मनी बिल होता है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ बिल होता है जो सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर बात करता है। मतलब पूरे देश में कितने टैक्स लगे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने कितना उधार लिया है, और इसके अलावा कितना कंसोलिडेटेड फंड है इंडिया के पास, ठीक है, कितने एक्सपेंडिचर फॉर्म है, कितने खर्चे हैं, कितने हमारे पास रिसीट हैं, वो सब इसमें दिखाया जाता है मनी बिल में। ठीक है, तो ये जो मनी बिल है ये जो है ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये राज्यसभा में नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ लोकसभा में दिखाया जाता है। ये इसको चाहिए होती है प्रेसिडेंट की परमिशन इंट्रोडक्शन से पहले। ठीक है, मतलब पहले ये जो मनी बिल है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, वहां से पास होता है, फिर उसके बाद ये लोकसभा में मतलब इनकी परमिशन चाहिए होती है। ये जो है इसके बारे में आर्टिकल 110 यानी 110 संविधान का जो आर्टिकल 110 है उसमें इसके बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर अब आप बताओ कौन सा होगा, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति की जो है अनुमति प्राप्त करने के बाद वित्त विधेयक जो है यानी मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें स्पीकर का क्या रोल होता है? जब अब देखो, प्रेसिडेंट ने अनुमति दे दी, उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ, पूरा दिखाया गया लोकसभा में। इंट्रोडक्शन के बाद जो स्पीकर होगा ना लोकसभा का, वो उस मनी बिल को सर्टिफाई करता है कि ये एक मनी बिल है भी या नहीं। ठीक है, अब जब अप्रूवल हो जाएगा इंट्रोडक्शन के लिए, तो ये फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास आएगा। ठीक है, राज्यसभा की क्या पावर है इसमें? राज्यसभा ना तो इस मनी बिल को संशोधित कर सकता है, वित्त विधेयक को बदल सकता है, ना ही इसे रिजेक्ट कर सकता है। ये सिर्फ पावर लोकसभा के पास होती है। ये सिर्फ जो राज्यसभा है ना वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है कि तुम इसमें और ये चीजें कम करो, ये ज्यादा करो, जिसको लोकसभा ना एक्सेप्ट करेगा ना रिजेक्ट करेगा। ठीक है, रिकमेंडेशन को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट्स वर्क अंडर द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द डैश, यानी कि उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किसकी या किनकी रेख देख, निर्देश और नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो इनमें से किसका नियंत्रण या किसका दिशा निर्देश चाहिए होता है किसको? हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश चाहिए होता है। सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है ना वो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद आपकी जो हाई कोर्ट्स होती हैं वो होती हैं। हाई कोर्ट्स के नीचे जो है जो आपकी बाकी की कोर्ट्स होती हैं, जो आपकी ये आपकी हो रहती है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, ये सब इसके नीचे आती है, हाई कोर्ट से नीचे। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ऊपर रहता है। सबके सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है? ये देखना कि सभी जो कोर्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं नहीं है, जो हाई कोर्ट है वो ढंग से काम कर रही है नहीं, इसी के अंडर काम करती हैं। ठीक है, और एक और बात थी, जो लोकसभा है ना उसमें कितने, ये मुझे आपको बताना था, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा में? हमने राज्यसभा का देख लिया,
राज्यसभा का देखा था ना। हाँ, तो नहीं सॉरी, हाँ राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का देखा था, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, हमने अभी ऊपर किसका देखा था, राज्यसभा का या लोकसभा का? हाँ जी, तो हमने लोकसभा का देखा था। लोकसभा में आपके 545 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। और अगर हम बात करें तो राज्यसभा की, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में अगर आपका आ जाता है तो 245 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आई वॉज जस्ट अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। An EVM, electronic voting machine, can accommodate a maximum number of how many candidates? यानी एक जो ईवीएम होती है जिसमें आप वोट डालने, मतलब आप तो नहीं, आपके पेरेंट्स जो है वो वोट डालने जाते हैं, तो उसमें कितने उम्मीदवार, ज्यादा से ज्यादा कितने उम्मीदवारों को दर्शाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। इसमें 16 ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार दर्शाए जा सकते हैं। जो आपका ईवीएम होता है उसमें दो तरीके की यूनिट होती है, ये भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, एक मिनट। तो जो आपका ईवीएम होता है ना, इसमें होती है दो तरीके की यूनिट। पहली होती है इसमें कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और दूसरी होती है इसमें बैलेटिंग यूनिट। बैलेट वाला आपको पता होगा, बैलेट जो वोट होती है किस तरीके से होती है। तो ये जो कंट्रोल यूनिट होती है ये किसके पास होती है और बैलेटिंग यूनिट किसके पास होती है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो कंट्रोल यूनिट होती है ये होती है मतदान अधिकारी के पास। जो अधिकारी होता है ना उसके पास इस यूनिट का कंट्रोल होता है। बेसिकली मतदान अधिकारी के पास कंट्रोल यूनिट होती है। और बैलेटिंग यूनिट की बात करें तो ये होती है मतदाता, मतदाता के पास, यानी कि जो वोटर है उसके पास ये जो है बैलेटिंग यूनिट होती है और कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें बैलेटिंग यूनिट में ही ज्यादा से ज्यादा 16 मेंबर्स होते हैं। तो इसके अंदर 16 मेंबर्स होते हैं। आपने कभी अगर वो ईवीएम मशीन देखी हो, उसमें इस तरीके से है, जो यहाँ पर अलग अलग वो जो है मेंबर्स होते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस वगैरह वगैरह करके, और यहाँ पर जो है वो होते हैं बटन टाइप, उसमें आपको दबाना होता है। तो यहाँ पर 16 मेंबर्स जो हैं वो हो सकते हैं। इसमें जो है 1 फॉर ईच कैंडिडेट, एक तो एक एक बटन जो होता है वो हर एक कैंडिडेट के लिए होता है। ठीक है, और जो एक होता है वो होता है नोटा के लिए। नोटा आपको पता होगा, अगर आपको कोई भी, किसी को भी, सब सब आपको लग रहा है कि सारे नेता ही धांधलेबाज है तो मैं किसको ही वोट दूं, तो एक नीचे बटन होता है नोटा करके, नन ऑफ दी अबव, यानी कि मुझे किसी को वोट नहीं देनी है। ठीक है, नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, कि सब भाड़ में जाए, मुझे किसी को वोट नहीं देनी। ठीक है, तो वो नोटा में आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। 13th क्वेश्चन, इन इंडिया विच वन पॉलिटिकल पार्टी वन 5 जनरल इलेक्शंस इन अ रो? यानी भारत में कौन सा एक राजनीतिक दल है जिसने लगातार 5 बार आम चुनाव में विजय प्राप्त की? तो आंसर आप सबको पता होना चाहिए, मतलब पता भी होगा, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसने 5 बार लगातार जो है जीत हासिल की है। अब मैं ये भी बता देती हूँ कि 5 बार कब कब। तो आईएनसी, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इन्होंने 5 बार, एक तो सबसे पहले, जो सबसे पहले आपके चुनाव हुए थे जब हम आज़ाद हुए, उसके बाद 1952 में, फिर उसके बाद 1957 में, 1962 में, 1967 में, और 1971 में 5 बार जो कांग्रेस है वो आई थी। अब अगर यहाँ पर इनकी बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक 1952, 57 और 62 तक, तो आपके थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू उस समय पे प्रधानमंत्री। और अगर यहाँ दो इनकी बात करें तो यहाँ पर थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। और बस यही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और ये सब आपको पता है, ये सब नहीं था। ठीक है, 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनल पार्टी ऑफ हरियाणा? इनमें से कौन सी हरियाणा की रीजनल पार्टी है? द तेलुगु देशम, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, द शिवसेना, द इंडियन नेशनल लोक दल। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी जो है वो हरियाणा की जो है मतलब पार्टी है। तो इसका आंसर हो जाएगा द इंडियन नेशनल लोक दल।
इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है वो हरियाणा की रीजनल पार्टी है, यानी कि क्षेत्रीय दल है वहाँ का, ठीक है, लोकल जिसको आप बोल सकते हो। तो ये अगर इसकी बात करें तो आपको पता चल गया हरियाणा की है। इसको फाउंड किसने किया था? इसको फाउंड यानी फाउंडेड बाय देवी लाल। देवीलाल कौन है? देवीलाल पूर्व सीएम है, यानी कि पूर्व ये सीएम आपके क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री, ठीक है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पहले रह चुके मुख्यमंत्री हैं। द तेलुगु देशम की अगर हम बात करें तो ये आपकी है तमिलनाडु की, तमिलनाडु की क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्रीय दल है। और अगर हम बात करें द ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस की, यानी कि आपका ये ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, ये आपकी है, अच्छा एक मिनट, ये आपकी जो है ना तेलुगु देशम, ये है आपकी आंध्र प्रदेश की, सॉरी मैं भी उसी वजह से, देखो मैं भी पता क्यों कंफ्यूज हो गई, क्योंकि तेलुगु से मुझे फिर मतलब ये तमिलनाडु याद आया। तेलुगु याद रखना, तेलुगु आंध्र प्रदेश, तेलुगु आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश की है ये तेलुगु देशम। और ये वाली जो है ना नीचे वाली, ये आपकी है तमिलनाडु की, ठीक है, लिख दूं क्या? तमिलनाडु की। शिवसेना आपको पता ही है, शिवसेना के बारे में किसको नहीं पता है। तो ये जो शिवसेना है, एक मिनट, हाँ, तो ये जो शिवसेना है ये आपकी है महाराष्ट्र, ठीक है, शिवसेना आपकी महाराष्ट्र में है। ये जो द ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये बेसिकली आई थिंक ये तमिलनाडु की भी नहीं है, ये एक्चुअली जम्मू कश्मीर की है, ये एक्चुअली जम्मू कश्मीर की है। आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सुशासन की एक व्यवस्था नहीं है, यानी कौन सा ऐसा फीचर है, कौन सी ऐसी विशेषता है जिसको हम अच्छी सुशासन के उसमें नहीं रखते हैं। पीपल केयरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जनहितैषी प्रशासन हो, ऐसा प्रशासन हो जहां पर जन के हित के बारे में बात हो, तो ये तो बिल्कुल होगा एक फीचर। करप्शन फ्री गवर्नमेंट, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होनी चाहिए। एब्सोल्यूट पावर्स टू एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि प्रशासकों को असीमित शक्तियां प्रदान करना, कि जो प्रशासक हैं सिर्फ उन्हीं को, मतलब जो शासन कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को असीमित यानी जिनके ऊपर कोई सीमा ही नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो सी आंसर होगा। लोगों को न्याय देना, जस्टिस टू पीपल, ये तो होना चाहिए, ठीक है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा इसका। इन विच ईयर वॉज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड, यानी निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र अपनाया गया था? 1945 में, 47 में, या फिर आपका 48 में, या 51 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में, ठीक है। और ये जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसको आप UDHR भी होते हो ना, बोलते हो ना, ये किसने अडॉप्ट किया था, कैसे अडॉप्ट किया था? ये अडॉप्ट किया था, अडॉप्टेड बाय, अगर आपका आ जाता है तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। और डेट अगर प्रॉपर आप पूछो तो डेट भी मैं लिख दूं क्या? ऑन 10 दिसंबर 1948, कहाँ पे? पेरिस में, ठीक है। और अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें, यूनाइटेड नेशंस, इसको जो है ये कब से है? ये 1945 से बेसिकली। ये क्यों है यूनाइटेड नेशंस? यानी कि ये बेसिकली है पीस, यानी कि शांति के लिए, सभी देशों की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, और सभी के कोऑपरेशन के लिए, सहभागिता के लिए जो है ये राष्ट्र संघ जो बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मोर अबाउट, यानी अवलंबनीय विकास निम्न में से किसके बारे में प्रयोग किया जाता है? डेवलपमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, एग्रीकल्चर या एनवायरनमेंट? पहले मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अवलंबनीय विकास या सतत पोषणीय विकास क्या होता है ये बता देती हूँ। देखो, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें आज जो हमें जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं ना,
उनका संसाधन जो मिल रहे हैं उनका इस तरीके से इस्तेमाल करना कि आगे आने वाली जनरेशन जो है उसको वो पर्याप्त मात्रा में मिल सके। यानी सभी चीजों का, जैसे इन्वायरमेंट जो है उनका, इन्वायरमेंट से मिलने वाली चीजें, जैसे आपका पानी है, ठीक है, पानी जो एक हमारा इतना जरूरी रिसोर्स है उसका हमें आज के समय पे इतने अच्छे से विकास यूज करना चाहिए कि आगे आने वाली जनरेशन पानी से वंचित ना रहे। तो बेसिकली इसका आंसर डी हो जाएगा, पर्यावरण, कि ये जो अवलंबनीय विकास है ये ज्यादातर पर्यावरण के ऊपर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th आपका आ जाता है, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आर देयर इन इंडिया, यानी वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, 130, 95, 80 या 75? तो इसका आंसर हो जाएगा 80, ठीक है, 80। हमारे पास टोटल 80 जो हैं नेशनल पार्क हैं पूरे भारत में। और अगर हम मेन मेन नेशनल पार्क की बात करें तो फर्स्ट में आपका आ जाता है, सबसे जो पॉपुलर है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एनपी लिख रही हूँ, ठीक है। ये आपका कहाँ पे है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। सेकंड जो आपका नेशनल पार्क है वो है रणथंबोर नेशनल पार्क। ये आपका कहाँ पे है, ये आपका राजस्थान में, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। और जल्दी बताओ कमेंट में ये कहाँ पे, तो ये आपका असम में, ठीक है। तो ये आपके 3 कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं। अब आपका स्टार्ट हो जाता है ऑप्शनल मॉड्यूल 7A, ठीक है। नीचे आपको दिखाई देगा, यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन है 19 और 20, इनमें से कोई एक करना है, इसी वाले ऑप्शन मॉड्यूल 7B में से, ये 7A में से। तो मैं आपको दोनों करवा रही हूँ। विच वन कॉलोनी वॉज अ विक्टिम ऑफ अपार्थीड, यानी कि कौन सा एक उपनिवेश रंग भेद का शिकार था। रंग भेद क्या होता है कि किसी को रंग के ऊपर भेद मतलब करना, बेसिकली अगर कोई किसी अलग रंग का है, ठीक है, तो उसको अलग से वो करना कि तुम तो, अरे तुम्हारा कलर ये है कि तुम तो हमारे गुलाम हो, इस तरीके से, ठीक है। तो कौन सी कॉलोनी थी, कौन सा उपनिवेश था जिसके ऊपर ये किया गया, तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर ये बहुत ज्यादा हुआ। अब हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद। ये दक्षिण अफ्रीका में लागू एक जातीय भेदभाव और नस्लीय अलगाव की नीति थी, कि तुम्हारी नस्ल अलग है, ठीक है, तुम्हारी जाति अलग है, तुम्हारा रंग अलग है। जो अश्वेत थे और जो गैर अश्वेत थे, यानी कि जो काले थे, ठीक है, जो गोरे नहीं थे, ठीक, और जो अलग रंग के थे, उनको राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया। इसमें बेसिकली आवास, ठीक है, रहने की जगह, शिक्षा, अस्पताल, सार्वजनिक सुविधाओं में भी इनके साथ भेद किया गया। अश्वेत जनता को, जो काली जनता थी बेसिकली, जिनका रंग काला था, उनको मतदान भी नहीं करने देते थे, मतलब वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। वो किसी राजनीतिक पदों पे नहीं आ सकते थे, उनको ये अधिकार नहीं था। कड़े कानूनों के माध्यम से काले लोगों की आवाजाही और रोजगार को नियंत्रित किया गया। कड़े कड़े मतलब बहुत हार्श इनके ऊपर कानून लगा दिए गए कि तुम लोग ना ही तो रोजगार कर सकते हो, रोजगार भी करोगे तो हमसे निचला रोजगार करोगे। अंत में 1994 में ये समाप्त हो गए और नेल्सन मंडेला जो है वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत यानी काले राष्ट्रपति बने, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ विच कंट्री हैड क्रॉस्ड ओवर टू साउथ कोरिया इन 1950 एंड रिफ्यूज्ड टू गो बैक, यानी किस देश की सशस्त्र सेना, जो जिनके पास हथियार थे, वो सेना 1950 में दक्षिण कोरिया में घुस गई थी और वापस जाने से इनकार कर दिया था। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया या फिर जापान। चीन, उत्तर कोरिया, रूस या फिर जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो थी उसकी जो सेना थी ना, वो साउथ कोरिया में घुस गई थी और फिर 1950 में उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। 1950 में क्या हुआ, कोरियन वॉर छिड़ी, यानी कि कोरियाई युद्ध छिड़ा, जिसने नॉर्थ कोरियन फोर्सेस जो थी, जो आर्म्ड फोर्सेस थी नॉर्थ कोरिया की, जिनके पास हथियार थे, उन्होंने 38 पैरेलल को क्रॉस किया और साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर दिया। ये जो इन्वेजन था, ये जो हमला था, इससे यूनाइटेड नेशंस को बीच में आना पड़ा, बेसिकली इतना
क्रूर हमला इन्होंने किया था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो लीड करता है, मतलब वो लीड करता है यूनाइटेड नेशंस को, उनको बीच में आना पड़ा साउथ कोरिया के सपोर्ट में। इसमें जो 38 पैरेलल है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बट गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नॉर्थ कोरिया ने विड्रॉ कर, मतलब वो बोले कि हमें वापस जाना ही नहीं है, ठीक है। एक फुल स्केल वॉर छिड़ गई नॉर्थ कोरिया, जिसमें कि नॉर्थ कोरिया में कौन कौन थे, चाइना और यूएसएसआर जो रशिया है वो इनके सपोर्ट में थे, और साउथ कोरिया जो है वो यूएन फोर्सेस इनके सपोर्ट में थी, ठीक है। और ये जो वॉर थी ये 1950 से 1953 तक चली। ये आर्मिस्टाइज मतलब हुआ इसमें, बट नो फॉर्मल पीस ट्रीटी वाज साइन। इसमें फिर भी कोई एक जो है शांति की एक कोई संधि नहीं इसमें साइन की गई थी। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वजह से फर्स्ट मेजर कन्फ्लिक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध के जो पहले कन्फ्लिक्ट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, विद कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक्स इनडायरेक्टली फाइटिंग थ्रू प्रॉक्सी वॉर्स, ठीक है। अगला आपका ऑप्शन मॉड्यूल 7B, अगर आपने ऊपर कर लिया तो ये नहीं करना। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लेसेस द एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी बिफोर, यानी भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? पार्लियामेंट के समस्त या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, या गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स के समक्ष? तो ये आपका करता है पार्लियामेंट, यानी जो संसद है ना उसके सामने यूपीएससी की जो एनुअल रिपोर्ट है वो जाती है, ठीक है। इसके बारे में नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है जो है एक एनुअल रिपोर्ट प्लेस करते हैं यूपीएससी की पार्लियामेंट में, ठीक है, संसद में ये बताया जाता है कि देखो यूपीएससी में इतनी भर्तियां हुई हैं, इस तरीके से ये सारा जो हमारा काम है वो निष्पक्ष है। Which social scientist made a systematic study of bureaucracy, यानी कि कौन से समाज विज्ञानी ने नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किया था? महात्मा गांधी ने, कार्ल मार्क्स ने, लास्की ने, या मैक्स वेबर ने? तो इसका आंसर है मैक्स वेबर ने, ठीक है। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी जो है, मतलब जो नौकरशाही है उसका पूरा एक व्यवस्थित बेसिकली जांच की थी। गांधी जी एडवोकेटेड डैश ऑफ पावर्स एज ही कंसीडर्ड इट द स्पिरिट ऑफ डैश। यहाँ से 21 से जो 26 है ये फिल इन द ब्लैंक्स है। गांधी जी ने शक्तियों के डैश की वकालत की क्योंकि वे इसको डैश की भावना मानते थे। तो शक्तियों के डिसेंट्रलाइजेशन की वकालत करते थे गांधी जी, कि सेंटर के पास सिर्फ पावर ना हो, केंद्र के पास सिर्फ पावर ना हो, सभी के पास विकेंद्रीकरण की वकालत करते थे, क्योंकि इससे जो है ये जो है वो मानते थे कि ये स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान, यानी जो आपका डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, उसकी आत्मा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में। अगर आप पावर को सिर्फ केंद्र को दे रहे हो ना तो उससे फिर क्या होगा, उससे लोगों की जो एक लोकतंत्र के ऊपर विश्वास है वो हट जाएगा, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन और डेमोक्रेसी इसका आंसर होगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सीक टू प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल डैश बोथ टू मेन एंड वुमेन, यानी राज्य के नीति निर्देशक है ये सिद्धांत समान डैश के लिए दोनों डैश और पुरुष के लिए समान वेतन का निर्देश देते हैं। तो जो डीपीएसपी हैं वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कार्य, समान आपको वेतन मिलेगा समान कार्य के लिए, ये बताता है डीपीएससी, बोथ टू वुमेन एंड मेन, यानी कि आदमी और औरत के लिए, औरत और पुरुष के लिए, ठीक है। औरत और स्त्री और पुरुष के लिए दोनों के लिए समान वेतन और समान कार्य का इसमें प्रावधान है। इन द डैश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर वर डैश फंडामेंटल राइट, यानी भारत के संविधान में डैश मौलिक अधिकार थे। तो कितने मौलिक अधिकार थे ओरिजिनल, यहाँ पर आएगा इसका आंसर, इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आपका शुरुआती संविधान था, जो आपका ओरिजिनल संविधान था, उसमें आपके पास 7 अधिकार थे। 7 अधिकार थे की बात हो रही है ना, कितने थे उस टाइम पे,
तो आपके पास 7 अधिकार थे। अब ये कौन कौन से थे ये भी देख लो। पहला था राइट टू इक्वालिटी, हमने देख लिया कौन से आर्टिकल में है, 14 से लेके 18 तक। फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका 19 से लेके 22 आर्टिकल में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका 23 से लेके 24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 में है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो हैं आपके, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये आपके 29 और 30 आर्टिकल में है। राइट टू प्रॉपर्टी यानी आपका संपत्ति का अधिकार, ये आर्टिकल 31 में है, जो बाद में रिमूव कर दिया गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी ये जो आपका 32वां आर्टिकल है कि अगर आपका इनमें से कोई भी अधिकार वंचित हो रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अपना सकते हो, यानी आप जो है इनके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। ठीक है। डैश, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी डैश फ्रॉम हिज ऑफिस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डैश, यानी भारत के जो राष्ट्रपति है उसको उसके पद से डैश के द्वारा डैश किया जा सकता है, तो उसको हटाया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ कमेंट में। इम्पीचमेंट। ठीक है। उसको, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, हटा दिया जा सकता है, महाभियोग है ये बेसिकली। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, अगर उसने संविधान के बारे में कुछ ऐसी गलत टिप्पणी दी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, भारत के राष्ट्रपति ने, या उसने कोई संविधान में ऐसा कानून था जो उसने नहीं माना है, या कुछ भी उसने गलत किया है, तो उसको एक प्रोसेस होती है जिसको हम इम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं, जिसके द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। Every year the dash is presented by the dash minister in the लोक सभा, यानी प्रत्येक वर्ष डैश लोकसभा में डैश मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्या प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में? लोकसभा में क्या प्रस्तुत किया जाता है? यूनियन बजट। यूनियन बजट यानी जो आपका हर वर्ष बजट है वो लोकसभा में कौन सा मंत्री करता है? वित्त मंत्री, जिसको आप फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हो। और इस बार किसने किया है? आपको पता है नाम उनका, निर्मला सीतारमन, टैक्स क्वीन निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। गुड गवर्नेंस इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ डैश टू इम्प्रूव द डैश ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। सुशासन का संबंध डैश बनाने से है जिससे लोगों के जीवन के डैश में सुधार लाया जा सके। तो सुशासन का मतलब किससे है? पॉलिसीज बनाने से है, जिससे कि लोगों की जो जीवन है उसमें उसकी क्वालिटी में सुधार लाया जा सके, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बढ़ सके। तो यहाँ पर आ जाएगा नीतियाँ। नीतियाँ बनाने से है, बेसिकली नीतियाँ बनाने से है जिससे कि उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। अगला सवाल 27th, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन विच सिटी डिड द कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका होल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन 1955? 1955 में एशिया और अफ्रीका के देशों ने कौन से शहर या सिटी में सम्मेलन किया था? तो उन्होंने जो सम्मेलन किया था वो किया था बांडुंग इंडोनेशिया में, बांडुंग इंडोनेशिया में। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देख लो, 1955 में 29 एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो बांडुंग में मिले थे, इंडोनेशिया में। यहाँ पर इन्होंने इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन की बात की थी। इसके अलावा इन्होंने कॉलोनिज्म यानी कि जो इनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, रेसिज्म हो रहा था, रंगभेद हो रहा था, ठीक है, इनके रंग को लेके, इनकी जाति को लेके जो इनके ऊपर भेदभाव हो रहा था, उसको अपोज करने की, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए एशियन और अफ्रीकन जो 29 थी कंट्रीज वो मिली थी।
दिस इज नोन एज द बांडुंग कॉन्फ्रेंस, इसको हम बांडुंग जो है कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, विच लेड द फाउंडेशन फॉर द नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से एक नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? औपनिवेशिकता और नस्लवाद का विरोध और सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन, नेम द एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना टू एडहेयर टू द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, यानी भारत और चीन के बीच में पारस्परिक संबंधों के 5 सिद्धांतों का पालन करने संबंधी किए गए समझौते का नाम आपको बताना है। तो इसको हम बोलते हैं पंचशील एग्रीमेंट। ये जो समझौता है इसका नाम है पंचशील एग्रीमेंट। यहाँ पर देख लो 1954 में इंडिया और चाइना ने एक पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील समझौता जो है वो साइन किया था। इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत थे, यानी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है। तो पहला क्या है कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, यानी हम अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवर्निटी का सम्मान करेंगे। कि अगर हमारी मान लो ये है, यहाँ मान लो चाइना है लेट्स से, ठीक है, यहाँ तो नहीं है खैर, ये मान लो इंडिया है, तो हमारी जो टेरिटरी है ना, हमारा जितना क्षेत्रफल है उसमें ना ही तुम टांग अड़ाओगे और ना ही हम तुम्हारे क्षेत्रफल में आएंगे, ठीक है, और हम अपने ऊपर अधिकार रखेंगे, तुम अपने ऊपर अधिकार रखोगे। नॉन एग्रेशन, आक्रामकता नहीं, कि हम एक दूसरे के प्रति गुस्सा नहीं लाएंगे, हम एक दूसरे के प्रति गुस्सा नहीं लाएंगे का मतलब है हमारी सेनाएं जो है एक दूसरे से लड़ेंगी नहीं। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, कि हमारे आंतरिक मामलों में तुम हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मत करो और हम तुम्हारे में नहीं करेंगे, ठीक है, जो तुम्हारे अंदर के मामले हैं। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, यानी समानता और पारस्परिक लाभ की भी बात होती है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने देशों में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 आपका आ जाता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम एनी वन कंट्री ऑफ थर्ड वर्ल्ड, कि आपको बताना है तीसरी दुनिया के किसी एक देश का नाम। तो इंडिया इसमें इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको तीसरी दुनिया के बारे में भी बताऊंगी। विच ईयर इज नोन फॉर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, अभी ऊपर आपने देखा था जस्ट कोल्ड वॉर की जो एंड है वो कौन से ईयर में हुआ, 1991 में, और ये स्टार्ट कब से हुई थी, 1947 से लेके 1991 में। और ये जो आपका 1950 का जो आपने अभी पढ़ा था, कोरिया और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया उनके बीच में जो भी हुआ था, हाँ, उसके बाद से ये जो कोल्ड वॉर थी, शीत युद्ध था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड वर्ल्ड के बारे में। जो थर्ड वर्ल्ड है मतलब तीसरी दुनिया है, इसमें वो देश आते हैं जो युद्ध के, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका या सोवियत संघ के साथ संरेखित नहीं थे। इसमें देखो वो देश आते हैं जो वेस्टर्न ब्लॉक था एक तो, और एक था ईस्टर्न ब्लॉक। इनके बीच में ना एक शीत युद्ध चल रहा था, यूएसए और नाटो, ठीक है, यूएसए यानी अमेरिका और यहाँ पर रशिया जो और उसके साथी थे, रशिया के साथी, उनके बीच में ना एक शीत युद्ध चल रहा था, ठीक है। ऐसे कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, बस एक जोरा जोरी इस तरीके से चल रही थी। दीज वर मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। इनमें जो है, इनमें जो डेवलप होने वाली अर्ध विकसित जो देश थे वो आते हैं, जैसे एशिया के देश, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के देश। तो इसी में जो है, इसमें थर्ड वर्ल्ड में आने वाली जो कंट्रीज हैं वो है इंडिया। इसके आंसर में आपको लिखना है, ठीक है, अगर एक पूछे तो एक लिखना है, इंडिया यानी भारत, इजिप्ट, मिस्र, ब्राज़ील, ठीक है, और इंडोनेशिया। ये जो 4-5 बहुत सारी कंट्रीज हैं वैसे तो, जो इनके बीच में नहीं बोल रही थी बेसिकली, तो वो सब आपका थर्ड वर्ल्ड में आता है, ठीक है। द कोल्ड वॉर 1947 से 1991 तक जो चली, ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन का पीरियड था। यूएसए, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब वॉर हो जाएगी, अब वॉर हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं, ठीक है, और हो नहीं रही थी। तो ये पीरियड जो था ये कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा था। यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था और यूएसए जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, इनके बीच में एक पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन चल रही थी। मतलब एक राजनीतिक भी एक तरीके से टेंशन हो रही थी, और जो एक मिलिट्री टेंशन होती है कि आर्मी, इनकी आर्मी कभी इनके ऊपर अटैक न कर दे, इनकी आर्मी इनके ऊपर, तो वो द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991 मार्क द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। जो सोवियत यूनियन थी वो जो अलग हुई, उसका गिरना
1991 में। इसकी वजह से जो ये पूरा शीत युद्ध है वो खत्म हुआ था। इट लेड टू अ यूनिपोलर वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय द यूएसए एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट फ्रॉम द फॉर्मर यूएसएसआर। जो पहले यूएसएसआर था उससे फिर अलग नए जो आज़ाद स्टेट्स थे वो बने, ठीक है। इसकी वजह से ये शीत युद्ध खत्म हुआ था। अब 29 से लेके 33 तक दोबारा से आपका फिल इन द ब्लैंक्स। द यूनाइटेड नेशंस विच वाज स्टेबलाइज्ड इन, अभी आपको ऊपर बताया था यूनाइटेड नेशंस कब स्टेबलाइज हुआ था, 1945 में, हमारी आज़ादी के साल से 2 साल पहले। हैज़ बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डैश सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, द्वितीय शीत युद्ध विश्व युद्ध के बाद से एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय डैश बना हुआ था। क्या बना हुआ था? ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था, सॉरी संघ बना हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की पूरी ही स्पेलिंग लिख देते हैं। तो ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, क्योंकि इसका जो यूनाइटेड नेशंस है ये क्यों बनाया गया था, ताकि जो लोग हैं जो देश हैं वो आपस में ना लड़े, उनके बीच में शांति बनी रहे। उनके अगर कोई ऐसा देश है जो कि शांति चाहता है लेकिन दूसरा देश उस पर उसके हमला कर रहा है, तो उस दूसरे देश को समझाने का काम यूनाइटेड नेशंस का था, ठीक है। द हेड ऑफ डैश दलाई लामा फ्लेड फ्रॉम चाइना एंड टुक शेल्टर इन डैश इन 1959, यानी डैश के मुखिया दलाई लामा ने चीन से भागकर 1959 में डैश में शरण ली थी। तो कौन से, किसके दलाई लामा? द हेड ऑफ तिब्बत के जो मुखिया थे ना, जिनको हम दलाई लामा कहते हैं, उन्होंने चीन से वो 1959 में भागे थे। और वो कहाँ आए थे? वो आए थे इंडिया में, वो आए थे भारत में उन्होंने अपनी शरण ले ली थी। इन 1999 पाकिस्तान's aggression in Daesh brought the two countries on the verge of a Daesh confrontation, यानी 1999 में पाकिस्तान के डैश के आक्रमण ने दोनों देशों को डैश टकराव के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो आपको पता है एक ही मुद्दा है इंडिया और पाकिस्तान का, तो कश्मीर का जो मुद्दा था, कश्मीर का जो आक्रमण था, जिस पर मतलब इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने कश्मीर का के ऊपर आक्रमण किया, जिसकी वजह से कारगिल वॉर भी हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से एक न्यूक्लियर कन्फ्रंट्रेशन हो गया था, ठीक है, यानी कि जो आपका न्यूक्लियर बम वगैरह फेंकने का एक टकराव था वो पैदा हो गया था, ठीक है। और इसमें फिर यूएन यानी जो आपका यूनाइटेड नेशंस है उसको आना पड़ा, बीच में दखल अंदाजी करनी पड़ी पाकिस्तान को, उन्होंने समझाया कि ऐसा मत करो, ठीक है। उसकी वजह से फिर कारगिल वॉर वगैरह भी स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शनल मॉड्यूल 7A से है, आप वही ऑप्शनल मॉड्यूल 7B भी आपको इसमें मिलेगा, तो मैं दोनों करवाऊंगी। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज 10 डैश मेंबर्स एंड 5 डैश मेंबर्स। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 डैश मेंबर्स हैं और 5 डैश मेंबर्स हैं। तो 10 जो है ना आपके, ये हैं आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स, मतलब जो अस्थाई हैं, जिनको कभी भी हटाया जा सकता है, और जो 5 हैं वो हैं परमानेंट मेंबर्स। अभी मैं आपको बता भी देती हूँ कौन कौन से परमानेंट है और कौन कौन से नॉन परमानेंट है। ये स्थायी हैं जिनको नहीं हटाया जा सकता। तो यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कौन कौन से, एक तो पहले, अच्छा पहले वो ही देख लेते हैं, मेंबर्स ही देख लेते हैं, ठीक है। तो यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंदर आपके आते हैं, यहाँ पे देखो 5 पहले जो परमानेंट है उनके नाम देख लो, परमानेंट, और 10 आते हैं आपके नॉन परमानेंट। देखो नॉन परमानेंट का नाम याद करने से अच्छा है आप 5 जो परमानेंट मेंबर है ना उनका नाम याद कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 परमानेंट मेंबर्स के आपको नाम पता होंगे तो वो नाम से आप पता लगा सकते हो कि कौन से नॉन परमानेंट इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले चाइना, हर जगह मिलेगा आपको, फ्रांस, रशिया, यूएसएसआर भी बोलते हैं इसको, यूके वो उत्तराखंड वाला यूके नहीं है, ये है ब्रिटेन वाला यूके, ब्रिटेन और यूएसए, यानी कि
क्या? अमेरिका, अमेरिका क्या कहता था वो वाला, ठीक है। और ये वाले जो है ना, ये परमानेंट वाले, अगर हम इनकी बात करें तो ये जो परमानेंट वाले हैं ना, इनके पास वीटो पावर है, इनके पास वीटो पावर है, दे हैव वीटो पावर। और मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ वीटो पावर क्या होती है। और जो ये नॉन परमानेंट वाले हैं ना, इसमें इंडिया भी आता है नॉन परमानेंट में, ठीक है। ये जो है, इनको कौन इलेक्ट करता है? इनको इलेक्ट करता है यूनियन, एक्चुअली यूनियन, एक मिनट रुक जाओ, यूनियन नहीं, यूनाइटेड, यूनाइटेड नेशंस। इनके हर समय इलेक्शन, मतलब इनके हर बार इलेक्शंस होते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है ना, जनरल असेंबली, इनकी वजह से इनके द्वारा ये इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस होते हैं इनके नॉन परमानेंट वालों के, और इनके पास ना कोई वीटो पावर नहीं होती। दे डू नॉट हैव वीटो पावर, दे डू नॉट हैव वीटो पावर, कोई वीटो पावर नहीं है इनके पास। लेकिन जो ये वाले होते हैं 5 परमानेंट वाले, इनके पास वीटो पावर होती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। द यूनाइटेड नेशंस जो है यूएन, इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं जो यूनियन चार्टर के अंदर अंडर आते हैं? सबसे पहले जनरल असेंबली महासभा है, ठीक है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके 6 ऑर्गन है, 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? महासभा, फिर उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल आता है, सुरक्षा परिषद जो की बात करती है। जनरल असेंबली में तो बेसिकली वही कि सभी देशों के बारे में जनरली जो भी बात होती है। सिक्योरिटी काउंसिल में आता है कि कोई अगर देश किसी देश को किसी तरीके का सुरक्षा के रूप में कोई भी अगर जैसे लड़ाई के बारे में कह रहा है, तो उस समय पे सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद के पास जो कमजोर देश है वो जा सकता है, वो उसको सिक्योरिटी देगा। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो आता है वो आता है आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है। सेक्रेटरीट सचिवालय आता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब देखो हमारे जो न्यायालय है इसमें हमारे मामले या देश के बड़े मामले आते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे पास न्यायालय है। जैसे कि अगर मान लीजिए इंडिया के ऊपर खुदा ना खास्ता कभी पाकिस्तान हमला कर देता है, ठीक है। वैसे वो अपनी हरकत से तो पास आने वाला है नहीं, तो खैर पाकिस्तान अगर इंडिया के ऊपर हमला कर रहा है, ठीक है, और बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, इंडिया नहीं चाहता भाई लड़ाई करना, ठीक है। और इनके बीच में कोई किसी तरीके की क्या बोलते हैं, आप कह सकते हो कि किसी चीज को लेकर ज्यादा ही लड़ाई हो रही है, और इनको लगता है कि ये गलत है और इनको लगता है ये गलत है, तो ये जो है ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है यानी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमारी जो है इसी तरीके से ये लोग हमें बार बार परेशान कर रहे हैं, हमारी जो है मांगे पूरी की जाए, हमारी सुनवाई की जाए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहां पर टांग अड़ाएगा, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, प्रत्यायन परिषद, ये जो है ये अभी इनएक्टिव है। ये केवल एक ऐसा ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, प्रत्यायन परिषद, ये अभी इनएक्टिव है, ये अभी काम नहीं कर रहा है। ये क्यों अभी काम नहीं कर रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ना, इसका काम क्या होता था कि अगर कोई अगर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं, कोई अगर देश है जिसके ऊपर दूसरे देश ने उसको गुलाम बना रखा है, तो उसको उस गुलामी से छुड़वाना, ठीक है। और क्योंकि अभी सभी देश आजाद हैं तो ये अभी वर्किंग नहीं है, ये अभी इनएक्टिव है, ठीक है। इतनी बात आप समझ लो। चलिए आप समझ गए होंगे। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962 इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डैश दैट हेल्प्ड अवॉइड अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डैश एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी जो 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट था वो एक अच्छा उदाहरण है जिसने डैश और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीधे युद्ध को टालने में सहायता की थी। तो ये एक डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का अच्छा उदाहरण है जिसने डैश और संयुक्त राज्य के कौन कौन से देश हो, जो आपका सोवियत यूनियन है ना, यूनियन यानी कि आपका जो है सोवियत संघ,
और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीधे युद्ध को टालने में सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34th, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स डज द यूनाइटेड नेशंस हैव। तो अभी जस्ट आपने देखा 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के पास, ठीक है। हिंदी में भी देख लो, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग है, तो 6 हैं। आपके नाम भी मैंने आपको दिखा दिया, महासभा, ठीक है, सुरक्षा परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बाकी सब आप देख लेना। विच ऑर्गन ऑफ द, और हाँ ट्रस्टीशिप काउंसिल भी, विच ऑफ द ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस has ceased to play an active role in the UN system। वही आ गया क्वेश्चन, देख लो, इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन सा ऐसा अंग है जिसके पास करने के लिए अभी कोई कार्य ही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा प्रत्यायन, आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यायन परिषद। यानी कि कौन सी परिषद है ये है आपकी ट्रस्टीशिप काउंसिल। जस्ट अभी मैंने आपको बताया ना, ट्रस्टीशिप काउंसिल। और ये क्यों नहीं है, क्यों ये काम नहीं कर रही है अभी, क्योंकि ये बेसिकली ट्रस्ट टेरिटरीज को देखती है, ये सुपरवाइज करता है, ये सुपरवाइजेस ट्रस्ट टेरिटरी। यानी कोई किसी दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा तो नहीं कर रहा है, कोई किसी को अपना गुलाम तो नहीं बनाना चाह रहा है, ठीक है। और क्योंकि अब सभी देश इंडिपेंडेंट हैं, तो इसीलिए ये जो है इनएक्टिव है। अगर फ्यूचर में कोई देश किसी देश पे कब्जा करना चाहेगा तब ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स है। द यूनाइटेड नेशंस डैश काउंसिल सेंट मीडिएटर्स इन 1950s टू सॉल्व द डैश प्रॉब्लम बट दे वर नॉट फ्रूटफुल। संयुक्त राष्ट्र डैश परिषद ने 1950 के दशक में डैश समस्या हल करने के लिए मध्यस्थ भेजे थे, परंतु वे सफल रहे थे। तो कौन सी समस्या, अब देखो दो देश अगर लड़ रहे हैं किसी चीज को लेके, तो कौन सा यूनाइटेड नेशंस का कौन सा अंग काम करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल वाला, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल वाला। यानी कि सुरक्षा परिषद ने 1950 के दशक में जो है मीडिएटर्स भेजे थे समस्या हल करने के लिए, लेकिन वो असफल रहे। किस चीज की समस्या हल करने के लिए, कश्मीर की समस्या, ठीक है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 47 के बाद 3 साल बाद 1950 में जो है, मतलब 47 से 50 तक बहुत 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 ज्यादा इसमें और आज तक भी कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है करके लोग जो लड़ाई करते हैं, तो इस चीज की समस्या को हल करने के लिए 50 में जो है यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है अपने मीडिएटर्स भी भेजे थे, लेकिन वो असफल रही, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन मॉड्यूल 7B, और यहीं हमारी वीडियो बहुत लंबी बनती जा रही है। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन एडिकेट डैश हैव बीन मेड टू इंश्योर डैश ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस। संविधान में लोक सेवा आयोग की डैश को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त डैश किए गए हैं। तो प्रोविजंस को, बहुत से अच्छे प्रोविजंस जो हैं वो बनाए गए हैं, यानी आपके प्रावधान बनाए गए हैं। अच्छा, प्रावधान यहाँ आएगा बेसिकली, इसमें प्रावधान जो है वो बनाए गए हैं किसको सुनिश्चित करने के लिए, जो है इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करने के लिए। यानी कि जो देश है वो आज़ाद है, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो है बहुत से प्रावधान जो है बनाए गए हैं। ओके, अगर आपको भी कोई वर्ड्स आई है तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है, वो गलती से हो गया बस। 33 क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो उसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल का, 6 इयर्स का, 6 साल, या अगर उसकी उम्र 65 साल, 65 अगर उसकी एज हो गई है, तो भी उसका जो है वो कार्यकाल खत्म हो जाता है। या तो 6 साल हो गए हैं उसको काम करते हुए, या उसकी एज 65 हो गई है। जो भी पहले होता है ना, अगर उसकी एज 65 पहले हो गई है तो भी उसको हटा दिया जाएगा। अगर 6 साल पूरे हो गए, 65 साल बेशक एज नहीं हुई है, तो भी इसे हटा दिया जाएगा। इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एलिजिबल फॉर एनी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट, यानी क्या केंद्रीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सरकार के अंतर्गत भविष्य में कहीं नियुक्त किया जा सकता है। तो नो,
नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो यूपीएससी का जो चेयरमैन है अगर वो कहीं और लगाएंगे तो उस तरीके से क्या होगा, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का चेयरमैन है, ऑब्वियस सी बात है, वो ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी जो एक शाखा है यूपीएससी के, जो इतनी बड़ी संगठन है, वो सही तरीके से निष्पक्ष तौर पे काम करे, हमारे उसमें कोई भी किसी भी तरीके के फ्यूचर में भी कोई किसी भी प्रकार की कोई भी घटना ना हो, क्योंकि पहले से जो 6 साल से काम कर रहा है चेयरमैन, उसको बहुत सारी चीजें पता होती हैं यूपीएससी के बारे में। तो वो किसी भी तरीके से किसी और डिपार्टमेंट को जाके कुछ ना बता दे, तो इसीलिए फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट उसको किसी और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में नहीं मिलती है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, राजनीतिक कार्यपालिका होती है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है पॉलिसीज बनाना, यानी नीतियां बनाना, नीतियां बनाना, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसका मुख्य काम होता है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, यानी नीतियां बनाने का इसका मुख्य काम होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो आपका प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रशासनिक जो कार्यपालिका होती है उसका मुख्य काम होता है नीतियां लागू करना। अब देखो पॉलिसी बन तो गई, उसको लागू भी तो कोई करवाएगा ना। राजनीतिक कार्यपालिका ने नीति बनाई और जो बाकी प्रशासनिक कार्यपालिकाएं हैं वो उसको लागू करेंगी, यानी कि इम्प्लीमेंट करने का काम, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, ये काम जो है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की। अगर हम बात करें तो राजनीतिक, या फिर यहाँ पे देख लो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, आपके लगा लो आईएएस, ये जो नीतियां बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअली नो, आईएएस तो इसमें आते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव में आएंगे, ठीक है। आईएएस नहीं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं आपके, मान लो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन्होंने कोई नीतियां पास करी हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री पीएम है, सीएम आपके आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। और हाँ बस यही आपके आते हैं, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह जो भी हैं आपके। और ये जो इम्प्लीमेंट करने का काम है वो किसका होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। इसमें कौन कौन आते हैं आपके? आईएएस हो गए, जो बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सब इसमें आते हैं, आईएएस आईपीएस पुलिस ये सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35th, fill in the blanks, the dash of the neutrality insulates the civil service from any dash interference, यानी तटस्थता का डैश सिविल सर्वेंट्स को किसी प्रकार के डैश हस्तक्षेप से अलग करता है। तो ये जो न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल है ना, तटस्थता का जो ये प्रिंसिपल है, ठीक है, सिद्धांत है, अरे यार आज पता नहीं मुझसे क्यों इतना गलत हो रहा है। सिद्धांत जो है, ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको किसी भी प्रकार के डैश हस्तक्षेप, कौन सा हस्तक्षेप? पॉलिटिकल हस्तक्षेप, यहाँ आएगा पॉलिटिकल हस्तक्षेप से, यानी जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, यानी उनको न्यूट्रल रहना है। मतलब ना वो मतलब मान लो अगर वो कोई ऐसा कानून है जिसमें कि वो ये बोला जा रहा है कि सभी को शिक्षा मिलेगी और जो शिक्षा नहीं दे रहा है तो सीएम को जो है तुम गिरफ्तार कर लो, तो यूपीएससी में जो काम मतलब जो बेसिकली जो सिविल सर्वेंट्स है जो काम कर रहे हैं आईएएस आईपीएस, उनको उस सीएम को गिरफ्तार करना ही करना होगा। ये न्यूट्रल रहना है उनको ये नहीं देखना कि ये चीफ मिनिस्टर है तो मैं इसको कैसे गिरफ्तार कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो नहीं होगा। अब हम इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब बेसिकली सेक्शन बी आपका है, और आई थिंक हमें ये सेक्शन बी दूसरी वीडियो में करना चाहिए, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आपने ये पार्ट 1 यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ मुझे जल्दी से बताओ कि आपको ये पार्ट 1 कैसा लगा। और मैंने एक क्वेश्चन बीच में पूछा था, उसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना, मैं पिन कर दूंगी आपके कमेंट को। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड
और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा मेरी इस मेहनत के लिए भी। आई होप आपको ये एक्स्ट्रा जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो भी आप ध्यान रखोगे, क्योंकि उनमें से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ। आप सभी को ऑल द बेस्ट, और पार्ट 2 की वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।